हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 का एक चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आती है, वो सब हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ना, आपके लिए मैं इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूँ। आपने सब क्लास में तो पढ़ा ही है, लेकिन सब आपने इमेजेस देखी है या तो आपने डायग्राम देखे हैं, बराबर। लेकिन एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसकी फील हम लेंगे ये चैप्टर में। ओके, कौन से फैक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडेंट है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे चेंज होती है, ये सब चीज़ हम ये वीडियो में विथ इफेक्ट विथ सिमुलेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो फटाफट आपका भी ये एक ही वीडियो से ये पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ओके, चालू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, पहले मुझे बताओ फील्ड का मतलब क्या। फील्ड मतलब ऐसा कोई एरिया, बराबर। फील्ड मतलब क्या, एरिया। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, ऐसा एरिया कि जहाँ पे मैग्नेट की इफेक्ट दिखे। क्या, ऐसा एरिया जहाँ पे मैग्नेट की इफेक्ट दिखे, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ओके, region around magnet where force of attraction or repulsion can be detected is called magnetic field. ओके, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहाँ पे मैग्नेट की इफेक्ट हमें देखने मिले। ओके, फिर उसके बाद है फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास। देखो, ये कंपास का यूज करके हम ये जो मैग्नेट है उसके नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सिमुलेशन में आपको दिखाता हूँ। अगर हम अलग अलग जगह पे कंपास रखें, ये मैग्नेट है हमारा, बराबर। ये मैग्नेट को मैं मूव करूँगा तो यहाँ पे ये कंपास है, सब अपनी अपनी डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सब कंपास है ना, अपनी कोई ना कोई अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बराबर। सब कंपास कोई ना कोई अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये सब कंपास के साथ हम एक टेंजेंट बना दे, बराबर। सब कंपास, चलिए कंपास की जगह पे मैं अभी ये एरो ले लेता हूँ। एरो की डायरेक्शन क्या है, जो डायरेक्शन में कंपास रह रहा है वो डायरेक्शन एरो दिखा रहा है। तो ये सब जो एरोस है वो एरो पे हम टेंजेंट बना दे, बराबर। तो वो टेंजेंट की वजह से हमें जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखो, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ऐसे एंटर होगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, सेम यहाँ से बाहर निकलेगी, फिर ऐसे, बराबर। ये जो बनी इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता चली कि नहीं। देखो, एक एक्सपेरिमेंट आपको आया होगा, शायद आपने स्कूल में किया भी हो, कि अगर मैग्नेट के ऊपर हम आयरन फिलिंग्स रखें, ओके, आयरन पाउडर, और आयरन पाउडर को अगर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दे तो एक ऐसी पैटर्न आयरन पाउडर की देखने मिलती है। यहाँ पे हमें लाइन देखने मिल रही है। ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे,
उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर आप कोई भी कंपास नीडल को आप मैग्नेट के नियर बाय ले जाए तो कंपास नीडल जो लाइन के ऊपर ट्रैवल करे वो लाइन को भी हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? तो देखो, कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन जो एन से निकलती है, एस में आती है बाहर के रीजन में, और मैग्नेट के अंदर एस से एन तरफ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज़ क्यों किया जाता है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यूज़ हम करते हैं मैग्नेट की इफेक्ट देखने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में वो फाइंड करने के लिए, ओके, कौन सी जगह पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो फाइंड करने के लिए, सब जगह पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज़ करते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई फिजिकल लाइन नहीं है, कभी मैग्नेट के अराउंड होती नहीं है, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। मैग्नेटिक फील्ड का कौन सी जगह पे कितनी स्ट्रेंथ है वो हमें दिखाती है। ओके, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन जो बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है और बहुत बार पूछते हैं, ओके, रिपीटेशन में पूछते हैं, तो क्या है क्वेश्चन? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसकी प्रॉपर्टीज, मोस्ट आईएमपी, बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में पूछते, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इनफैक्ट अभी जो 12th की एग्ज़ाम गई तो उसमें भी गुजरात बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, आपके लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए भी और 12th के लिए भी, दोनों में ये आईएमपी है बच्चों। ओके, और आपको पता चलेगा, देखो ये 10th स्टैंडर्ड का ही उसके ऊपर से ही 12th में आता है, मतलब साइंस कितना इजी होगा आपके लिए। ओके, चलो, तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है? तो फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस emerges out from end pole and converges in S pole of magnet in आउटर रीजन। बराबर, बाहर के रीजन में क्या होगा? एन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और एस में आएगी। ओके, और अंदर क्या होगा? उससे उल्टा, एस से एन के तरफ। बराबर, इन इनर रीजन direction of field line are S to N। ओके, सबसे पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट क्या? देखो, यहाँ N से निकलेगी, S में एंटर होगी, फिर N से S, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। बराबर, तो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज्ड लूप अराउंड मैग्नेट। ओके, फिर थर्ड पॉइंट,
अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चलो मैं यहाँ पे एक फील्ड लाइन ऐसे बना देता हूँ, उसमें कोई भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट क्या दिखाता है हमें? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ magnetic field line describes direction of magnetic field at that point। बराबर। फिर फोर्थ, कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती बच्चों। बराबर, ऐसे कभी नहीं होगा। देखो एक ये लाइन है, फिर एक ऐसे एक लाइन पास होगी, ऐसा कभी होगा नहीं। कभी भी फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्शन हुआ, मान लो कि दो फील्ड लाइन ऐसे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर, तो एक ही पॉइंट पे आपको दो फील्ड की डायरेक्शन देखने मिलेगी। एक तो ये डायरेक्शन और दूसरी ये डायरेक्शन। पॉसिबल ही नहीं है। बराबर। तो फोर्थ पॉइंट आएगा फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी और ऐसा कभी हो सकता नहीं। ओके। उसके बाद चलो ये अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं पॉज करके। चलो उसके बाद ये थोड़ा हटा दो। पॉइंट नंबर 5, concentration of magnetic field lines in any region describes field strength in that region। ओके। देखो कोई जगह पे फील्ड लाइन्स ज़्यादा होगी, कोई जगह पे फील्ड लाइन्स कम होगी। उसका मतलब क्या? जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले जाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा। और जो जगह पे फील्ड लाइन्स दूर दूर है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है फील्ड लाइन्स का, उसका मतलब ये है कि वो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ही कम है। और ये जगह पे अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले जाएंगे तो वो मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर फोर्स कम लगेगा। ओके। चलो तो इतने पॉइंट आपको लिखने हैं। ओके। अभी नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट के, देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, दो टाइप से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो बार मैग्नेट से, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो बार मैग्नेट या होर्सशू मैग्नेट या कुछ भी परमानेंट मैग्नेट। और दूसरा होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर के
नज़दीक में भी देखो, यहाँ पे मैंने दिखाया है करंट फ्लो हो रहा है और उसके नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बराबर। सिमुलेशन से देखते हैं। देखो यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है और यहाँ पे हमने आयरन फिलिंग्स रखी है, बराबर। और ये करंट कैरिंग वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जब ये करंट फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, आपको फील्ड लाइंस भी थोड़ी थोड़ी देखने मिल रही होगी, बराबर। फिर अगर मैं करंट इंक्रीज करता जाऊँगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही होगी, बराबर। जितना ज़्यादा करंट रखे वो हिसाब से आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखने मिलेंगे, बराबर। अगर करंट कम है तो उसका मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड कम है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम है तो आपको प्रॉपर सर्कल दिखने नहीं मिल रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे तो ये जो आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो रही है और ज़्यादा करंट पे आपको प्रॉपर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये आयरन फिलिंग्स के दिख रहे होंगे, ओके। तो यहाँ पे ये कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ओके। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मतलब फील्ड ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के डायरेक्शन में होती है, बराबर। और वो फील्ड फाइंड करने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना है। क्या है राइट हैंड थंब रूल? तो देखो करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें अपने राइट हैंड का थंब ये करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो हमारी उंगली जो डायरेक्शन में आएगी वो डायरेक्शन क्या डिस्क्राइब करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, बराबर। देखो यहाँ पे मैं राइट हैंड रखूँ तो ये राइट हैंड की वजह से उसका राइट हैंड का जो थंब है वो हमने करंट की डायरेक्शन में रखा है। तो ये सर्कल जो डायरेक्शन में घूम रहा है वो डायरेक्शन में क्या है, हमारी उंगलियां भी वही डायरेक्शन में आ रही है, उसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। समझ में आया कि नहीं आपको बच्चों, बराबर। तो आपको ये टॉपिक में क्या याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर मैग्नेट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और करंट कैरिंग कंडक्टर से भी। बाहर मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी तो उसकी पैटर्न हमने आगे देखी थी, और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से फील्ड लाइंस कैसी आएगी, तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल आएंगे, ओके। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे आप, राइट हैंड थंब रूल, थंब की डायरेक्शन में आएगा करंट और जो डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स रैप हो रही है वही डायरेक्शन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। चलो तो ये हो गया। राइट हैंड थंब रूल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ओके। तो आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिखना है। It states that if current carrying conductor is held in right hand such that thumb points in direction of current, thumb कौन से डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में, then the finger wrapped around the conductor shows the direction of magnetic field, okay। तो हमारी उंगलियां जो डायरेक्शन में रैप होती है वो डायरेक्शन में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ओके। सिंपल सा रूल है। क्वेश्चन है, करंट थ्रू हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोस इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट, बराबर। तो यहाँ पे हमें ऐसा कह रहे हैं कि एक करंट है ना वो कौन सी, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, बराबर। तो जो पॉइंट नीचे है और जो पॉइंट ऊपर है वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी,
तो हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है वही डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखेंगे। तो अगर ये एंड से देखूँ मैं, बराबर, कौन सी साइड से, ये ईस्ट साइड से, तो मुझे अपनी उंगली ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसा दिख रहा है। तो ईस्ट साइड देखने से क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम ये साइड से देखें, वेस्ट साइड से, तो मुझे मेरी उंगली ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसा दिख रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। तो ऐसा इसका आंसर आएगा। अभी नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। थ्रू अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है उसकी बात करने वाली। देखो हमने पहले जो बात की वो किसकी थी, एक वायर की। मान लो कि ये वायर है, बराबर, ऐसे स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट के लिए क्या आ रहा था, तो सर्कुलर लूप्स आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड की, बराबर। और उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल यूज करके फाइंड कर रहे थे। लेकिन अगर इसका हम ऐसे लूप बना दे, बराबर, ऐसे हमने अगर इसका लूप बना दिया तो क्या होगा। तो अभी देखो सर्कुलर लूप तो सब में बनती ही है, लेकिन ये इनर वाला जो रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगी और ये साइड ऐसे बाहर की तरफ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसे स्ट्रेट वायर था उसमें क्या मिल रही थी, सर्कुलर लूप मिल रही थी, बराबर। स्ट्रेट वायर में क्या मिल रही थी हमें, अगर ये स्ट्रेट वायर है तो उसमें सर्कुलर लूप मिल रही थी हमें, बराबर। ऐसे सर्कुलर लूप की डायरेक्शन मिल रही थी और राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ऐसे इसकी डायरेक्शन मिल रही थी। लेकिन अगर इसको मैं बेंड करके एक सर्कल बना दूं तो वो सर्कल में देखो ये सर्कल है, तो ये सर्कल में मान लो कि ये क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, बराबर। तो सर्कल के छोटे छोटे एलिमेंट, वो तो स्ट्रेट लाइन ही है ऐसा हम सोच सकते हैं, और उसकी वजह से जो करंट आएगा वो तो क्या होगा, वो तो सर्कल में होगा, बराबर। तो ऐसे आपको सब एलिमेंट्स के लिए ऐसे सर्कल मिलते हैं हमें, बराबर। चलो इसमें तो ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं। यहाँ पे ड्रॉ किया है, देखो ये करंट कैरिंग लूप है और उसमें ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न देखो, सिमुलेशन से देखें, सर्कुलर लूप है, देखो यहाँ पे ये येलो कलर की जो लूप है वो क्या है, सर्कुलर लूप है, बराबर। आप यहाँ ठीक से फील कर सकते हैं सर्कुलर लूप के लिए वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो भी क्या होगी, ऐसे सर्कल ही होगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो स्ट्रेट लाइन में थे, ओके। लीनियर पोर्शन है तो उसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, वो हमने आगे देखा। तो यहाँ पे अभी वो वायर को हमने ऐसे बेंड कर दिया है, तो सब जो एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स की वजह से हमें ऐसे सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड की देखने मिलेगी, बराबर। तो ये बीच वाला जो रीजन है उसमें आप देख सकते हैं कि ऐसे ये जो लाइन्स है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है, ओके।
तो ऐसे सर्कुलर लूप अगर करंट कैरी करता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न होती है। और जैसे जैसे हम ये जो लूप है उसका करंट इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ने वाला है, बराबर। एक मिनट आपको दिखाता हूँ। देखो अभी करंट कम है, लेकिन हम अगर करंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। करंट अगर कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। करंट आप इंक्रीज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और करंट की डायरेक्शन के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, ओके। और अंदर के पार्ट में ऐसे परपेंडिकुलर फील्ड बाहर निकलती है, ऐसा हमें दिख रहा है। एक जगह से अंदर आ रही होगी, दूसरी जगह से बाहर निकल रही होगी, बराबर। ऐसे अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग लूप है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या कहते हैं, उसकी पैटर्न होती है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। देखो ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मतलब क्या, यहाँ पे क्या थी, सिर्फ एक लूप ही थी। अभी सोलेनॉइड का मतलब क्या, बहुत सारे लूप अगर हम ऐसे रख दे, बराबर, बहुत सारे लूप, तो उससे जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉइल भी बोल सकते हैं। और अगर ये ऐसे लॉन्ग पार्ट है, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ओके। तो सोलेनॉइड में क्या होगा, तो करंट कैरिंग लूप के ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए, बहुत सारे लूप्स होगी और उसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। हेलिकल कॉइल ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ओके। ये सोलेनॉइड है। अभी सोलेनॉइड में क्या होगा, सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन शेप ऑफ सिलेंडर, सिलिंड्रिकल शेप में होती है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। कैसे बिहेव करता है, बार मैग्नेट। क्यों, क्योंकि देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसकी पैटर्न है वो किसके बराबर है, बार मैग्नेट के बराबर है। जो फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हुई है वो बार मैग्नेट के बराबर है, ओके। द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल। एक जहाँ से फील्ड बाहर निकल रही होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जहाँ से फील्ड एंटर हो रही है उसको बोलेंगे साउथ पोल, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होती है वो किसके बराबर होती है, बार मैग्नेट के बराबर, ओके। ऐसी ही पैटर्न हमने किसके लिए देखी है, बार मैग्नेट के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। कितना करंट आप पास कर रहे हैं, जितना करंट हम ज़्यादा पास करेंगे उतनी फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। देखो ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, 12th में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल्स टू म्यू एन आई। म्यू का मतलब क्या है वो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जो भी यहाँ पे बीच में हमने मीडियम रखा है उसकी परमिएबिलिटी। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप सिंपली समझ सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर टर्न्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, टर्न्स कम मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। आपने मोटर में देखा होगा, जो पानी खींचने की मोटर है या पंखे की मोटर है उसमें कोयल रखी होती है, तो वो कोयल में टर्न्स क्यों ज़्यादा रखे होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा टर्न्स उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। और तीसरा है करंट, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। देखो अगर यहाँ पे मैं एयर रखूँगा तो एयर की परमिएबिलिटी कम होगी, लेकिन अगर यहाँ पे हम कोई
मटेरियल एंटर करे और वो मटेरियल हो मैग्नेटिक, ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो या तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, तो उसके लिए ये म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है हवा से, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलेगी। इसलिए कोई भी वाइंडिंग है ना, वो हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर करते हैं। सॉफ्ट आयरन क्या है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है कि जिसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, बराबर, 12th में आप पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे बीच में कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दे तो फील्ड बहुत बढ़ जाएगी, तो फील्ड बहुत बढ़ जाएगी तो इसका हम यूज़ एज अ मैग्नेट भी कर सकते हैं, ओके। इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी है, बार मैग्नेट के जैसी। फील्ड जो मिल रही है किसके बराबर मिल रही है, बार मैग्नेट के बराबर। देखो बार मैग्नेट में एक खामी है, क्या खामी है, बार मैग्नेट छोटा होगा ना तो उसकी फील्ड बहुत कम होती है। आप कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करो तो कौन सी भारी चीज़ बहुत अट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, ओके। अगर भारी चीज़ को हमें उठाना है तो आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो अगर ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो बार मैग्नेट कुछ यूज़ में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बार मैग्नेट भी बहुत बड़ा होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करें अभी ज़्यादा फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से टर्न्स ज़्यादा रखो। फिर दूसरी चीज़, जो मीडियम है बीच में वो मीडियम एयर के अलावा मैग्नेटिक मटेरियल रखो। मैग्नेटिक मटेरियल से क्या होगा, परमिएबिलिटी बढ़ेगी और उसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, ओके। और ज़्यादा करंट पास करो, ओके। तो ऐसा करके हमें जो कॉइल मिलती है जिसमें हमने आयरन का पीस भी एंटर किया है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करता है। दो टाइप के मैग्नेट आते हैं, परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, तो उसमें कोई करंट पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो मटेरियल ऑलवेज मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, उसको बोलेंगे हम परमानेंट मैग्नेट। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमें भारी चीज़ उठानी हो उससे, या तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उससे मिल सकता नहीं है, ओके। तो दूसरा मैग्नेट आता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे, तो मैग्नेट की तरह बिहेव होगा नहीं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसका फ़ायदा क्या है, तो जब चाहिए मैग्नेट बन जाएगा, जब चाहे तो मैग्नेटिज्म उसकी ज़ीरो हो जाएगी। फिर हम अपने हिसाब से, अपने जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर। ये सब सोलेनॉइड में आता है। सोलेनॉइड इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर। उसमें जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह से वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एंड्स ऑफ सोलेनॉइड बिहेव लाइक नॉर्थ, जहाँ से फील्ड बाहर निकलेगी वो नॉर्थ, जहाँ पे एंटर होगी वो साउथ पोल होगा, ओके। उसकी प्रॉपर्टी बार मैग्नेट की जैसी ही होती है। और मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अंदर का मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, जो जितना फ्लो हो रहा है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, बराबर। देखो यहाँ पे ये एन पोल के नज़दीक अगर मैं साउथ पोल को ले जाऊँ कोई मैग्नेट को, तो वो मैग्नेट अट्रैक्ट होगा, ओके। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको मैंने समझाया कि कोइल के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल रख दे तो फील्ड बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट।
strong magnetic field inside solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil. अगर सॉफ्ट आयरन को हम ये कोयल के अंदर रख दे तो हमें फील्ड बहुत ज़्यादा मिलेगी. सच मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वायर वाउंड अराउंड अ पीस ऑफ soft iron, it behaves like a magnet. Such magnet is called electromagnet. ओके, जो हमने अभी बात की वो. अभी है फोर्स ऑन कंडक्टर कैरिंग करंट इन मैग्नेटिक फील्ड. देखो, एक कंडक्टर है जिसको हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड में. ओके, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा जो प्रिंसिपल के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है. अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उस पर फोर्स लगेगा. बराबर. एक सिमुलेशन से देखते हैं. चलो, ये सोलेनॉइड की बात है. सोलेनॉइड का सिमुलेशन है. अगर हम करंट इंक्रीज करते जाएंगे, चलो ये करंट इंक्रीज किया तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ गई. अगर करंट कम है तो फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम हो जाएगी. बराबर. और अगर हम टर्न्स को इंक्रीज कर दे, मान लो कि हमने टर्न्स को इंक्रीज कर दिया, पहले कम था तो फील्ड भी कम थी, टर्न्स इंक्रीज करेंगे. चलो, करंट पहले इंक्रीज किया, फील्ड बढ़ गई. करंट से बहुत सारी इफेक्ट नहीं आएगी लेकिन कोयल से आएगी. ज़्यादा कोयल रखेंगे हम, ज़्यादा टर्न्स रखेंगे तो उससे ये फील्ड है वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके. और अगर हम करंट रिवर्स कर दे, करंट रिवर्स करेंगे तो फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी. बराबर. देखो, पहले फील्ड की ये डायरेक्शन थी एंटी क्लॉकवाइज, फिर अगर करंट रिवर्स कर दिया तो वो क्लॉकवाइज हो गई. बराबर. अभी ये प्रैक्टिकल में क्या है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है. ओके, यहाँ पे से ऐसे करंट पास हो रहा है और उसको हमने एक मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में रखा है. तो वो दो पोल्स के बीच में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है. बराबर. अगर ये कंडक्टर को मैं यहाँ पे बीच में ले जाऊँ, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में ले जाऊँ, तो ये कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से वो कंडक्टर या तो बाहर आ जाएगा, और अगर ये फील्ड की डायरेक्शन हम चेंज कर दे तो ये डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. बराबर. तो ये कंडक्टर क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. बराबर. और ये फोर्स की डायरेक्शन अभी हम कैसे फाइंड करें? कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो हम कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए आता है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. बराबर. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ये हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसके लिए देखो, आपको कैसे याद रखना है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. पहले तो ये थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, ये सबको परपेंडिकुलर रखना है. बराबर. थंब को, इंडेक्स फिंगर को और ये मिडल फिंगर को, तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है. बराबर. ऐसे. फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ कि ये सब कैसे याद रखें. देखो, ये अंगूठा है, फादर, फिर ये इंडेक्स फिंगर, मदर, और करंट, सॉरी यहाँ पे ये जो सेकंड फिंगर है उसको हम बोलेंगे चाइल्ड. फादर, मदर, चाइल्ड. फादर, मदर, चाइल्ड. बराबर. फादर, मदर, चाइल्ड. फादर मतलब एफ, एफ मतलब फोर्स. बराबर. ये डायरेक्शन में क्या? फोर्स. मदर मतलब एम, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड. ओके. और सी करंट. फादर, मदर, चाइल्ड. चाइल्ड में सी आता है, सी मतलब करंट. ये डायरेक्शन में क्या होगा? करंट. तो हमें क्या करना है, तो हमारी इंडेक्स फिंगर कौन से हाथ की? लेफ्ट हैंड की.
इंडेक्स फिंगर को हम रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ओके। फिर ये सेकेंड फिंगर है, मिडल फिंगर, उसको हम रखेंगे जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्शन में, बराबर। तो फिर ये जो थंब है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो थंब आएगा फोर्स की डायरेक्शन में। समझ में आया क्या नहीं? ओके, देखो यहाँ पे है ना, हमारे सिमुलेशन में वापस जाते हैं। करंट मान लो कि ऐसे बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, N2S, बराबर। फील्ड की डायरेक्शन क्या है, N2S, मतलब ये ऊपर के तरफ फील्ड है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसकी फर्स्ट फिंगर को हम रखेंगे ऊपर, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के तरफ है। और ये जो मिडल फिंगर है उसको कौन सी डायरेक्शन में रखना है, तो उसको रखना है हमें करंट की डायरेक्शन में। मान लो कि यहाँ पे करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, तो करंट बाहर निकल रहा है तो ऐसे, बराबर। ऊपर के तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन में। देखो तो आ रहा है कि नहीं, लग रहा है, बराबर। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे, करंट ये देखो NS, अभी फील्ड की डायरेक्शन क्या है, N2S, ऐसे नीचे है, बराबर, फील्ड नीचे है। फिर करंट कौन सी डायरेक्शन में, वो बाहर निकल रहा है, तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में, ओके। तो देखो इसके ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, बराबर। तो ये कौन सा रूल हुआ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको याद क्या रखना है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, बराबर। किसके लिए, लेफ्ट हैंड के लिए। कब यूज करना है, तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करना है, ओके। चलो, तो ये उसका स्टेटमेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। इफ वी होल्ड थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर्स फोर फिंगर पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर कौन सी डायरेक्शन में रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मिडल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर को हमें करंट की डायरेक्शन में रखना है। देन द थंब शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर। थंब कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, तो जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन में, बराबर। चलो, अभी ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे राइट एंगल डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे राइट एंगल की 90 डिग्री पे एंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। देखो, एक चीज ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन जो डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, ओके। करंट कौन सी डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे अभी ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर, फिर करंट की डायरेक्शन में ये मिडल फिंगर, तो अंगूठा है वो ऐसे इनवर्ट टू द प्लेन है, ओके। तो इनवर्ट टू द प्लेन, ऐसा आंसर होना चाहिए, इनटू द पेज, हमारा आंसर ये वाला होगा, ओके। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन कैन चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट होता है, तो अगर करंट फ्लो हो रहा है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए क्या चेंज होगा। तो ये तो वैसे आपको है ना 12th में आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई चार्ज है,
तो वो चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे सर्कल में घुमाती है, बराबर। आपको ये याद रखना है, कोई भी चार्ज, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी चार्ज, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, तो चार्ज है ना वो सर्कल में घूमेंगे, बराबर। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। चार्ज पार्टिकल सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से घूमेंगे, बराबर। तो चेंज क्या होगा, तो मास तो चेंज हो नहीं सकता, स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। क्यों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, ओके। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं होने वाली, लेकिन वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है तो एक एक पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोटॉन की वेलोसिटी भी चेंज होगी और मोमेंटम भी, ओके। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m/v। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके, तो फिर ये मोमेंटम भी चेंज होने ही वाला है, बराबर। तो क्या चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम प्रोटॉन को रखें तो प्रोटॉन की वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होते हैं, ओके। हाउ डू वी थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड AB affected if current in rod AB is increased? अगर हम ये रॉड में से करंट इंक्रीज करें तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करेंगे, देखो यहाँ पे रॉड पे है ना फोर्स लगने वाला है, ओके। और ये जो फोर्स है ना उसका फॉर्मूला आएगा, ये 12th में आएगा, लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ। फोर्स का फॉर्मूला होता है ILB। I मतलब करंट, L मतलब ये जो रॉड है उसकी लेंथ, B मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ, बराबर। तो यहाँ पे पूछा है करंट इन रॉड AB इज इंक्रीज। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, बराबर। डिफ्लेक्शन एंड फोर्स इंक्रीजेस, ओके, दोनों इंक्रीज हो गए। फिर क्या कहा, स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट इज यूज। अगर हम हॉर्सशू मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करें तो ज़्यादा फील्ड आएगी, फील्ड ज़्यादा होगी तो भी फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो सेम आंसर यहाँ पे भी, डिफ्लेक्शन एंड फोर्स इंक्रीजेस। फिर ये थर्ड वाला है, लेंथ ऑफ रॉड AB इज इंक्रीज। अगर लेंथ इंक्रीज करे तो भी फोर्स बढ़ेगा, ओके, फोर्स बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। तो तीनों का आंसर सेम, डिफ्लेक्शन और फोर्स तीनों केस में बढ़ने वाले हैं, ओके। चलो, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इन इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें फाइंड करना है, ओके। चलो एक काम करो, देखो नॉर्थ साउथ, फिर ये ईस्ट वेस्ट, बराबर। हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप ऐसे भी सोच सकते, देखो मेरे सामने जो है वो नॉर्थ, पीछे साउथ, ये डायरेक्शन ईस्ट, ये डायरेक्शन वेस्ट, बराबर। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। अभी यहाँ पे कहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन में उसका मोशन है।
तो जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन होगा वही डायरेक्शन में क्या होगा, वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट होगा। ओके, क्या याद रखना है, नेगेटिव चार्ज का मोशन जो डायरेक्शन में है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कोई डायरेक्शन में जा रहा है तो वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा। बराबर। प्रोजेक्टेड टूवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। ओके, वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ और नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊँ तो फोर्स है ऊपर के तरफ, सॉरी ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाए, यहाँ पे फोर्स है ऊपर के तरफ, फील्ड है ऐसे वेस्टवर्ड, तो जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में। ओके, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे तो नहीं कह सकते, आंसर नहीं दे सकते, आपको 3D में ही सोचना पड़ेगा। तो 3D में क्या सोचे, सामने के तरफ नॉर्थ, पीछे के तरफ साउथ, ये साइड ईस्ट, ये साइड वेस्ट। बराबर। तो अभी करंट जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, और फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अभी नॉर्थ डायरेक्शन में फील्ड है, ओके सॉरी फोर्स है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये अंगूठा आना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। फिर करंट है कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो ये मिडल फिंगर हमारी आएगी वेस्ट डायरेक्शन में। तो फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, ऊपर के तरफ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, अपवर्ड। बराबर, ऐसे आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो यहाँ पे अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड आ रही है, तो अगर ऐसा आपको पेज में ड्रॉ करके आपको फाइंड करना है ना, तो आप क्या सोचेंगे कि अगर प्लेन के बाहर निकल रही है कोई चीज़, ओके डायरेक्शन प्लेन से बाहर है, आउटवर्ड है, तो वो हो गई अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, प्लेन के बाहर के तरफ है तो अपवर्ड डायरेक्शन, और अंदर के तरफ है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। बराबर। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। देखो एसी डीसी करंट हमें देखना है। अभी दो टाइप के करंट आते हैं, एसी करंट, डीसी करंट। दोनों में क्या फ़र्क है, हमारे घर में कौन सा करंट आता है, हमारे घर में आता है एसी करंट। और डीसी करंट कहाँ पे यूज़ होता है, तो फ़ोन की बैटरी, ओके रिमोट कंट्रोल की बैटरी, जहाँ पे बैटरी आती है वहाँ पे जो करंट आता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है डीसी करंट। बराबर। अभी डीसी करंट में और एसी करंट में दोनों में क्या फ़र्क है, तो डीसी करंट में इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कोई भी टाइम पे कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती, करंट भी कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। लेकिन एसी करंट में क्या होगा, तो उसमें टाइम के साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है करंट की, और मैग्नीट्यूड करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। बराबर, ये दो ही फर्क है, याद रहेगा। डायरेक्ट करंट क्या होगा, जिसमें टाइम के साथ करंट कांस्टेंट रहता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और जिसमें टाइम के साथ करंट चेंज होता रहता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बराबर। चलो एक सिमुलेशन से देखें कि ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या है। देखो यहाँ पे है ना, एक तो ये बैटरी रखी है, बैटरी से कौन सा करंट आने वाला है, डीसी करंट। और यहाँ पे हमने रखा है एक एसी प्लग, जो हमारे घर में प्लग आता है वो ऐसा कुछ है। बराबर, तो इसमें आएगा एसी करंट। दोनों की स्विच पहले हमने रखी है ऑफ,
ओके, दोनों स्विच ऑफ है। सबसे पहले मैं डीसी की स्विच चालू करूँगा, ऑन करूँगा और देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है या तो चार्ज है वो कैसे फ्लो हो रहे हैं, बराबर। अभी देखो, अगर स्विच ओपन है मतलब कि स्विच ऑफ है तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वहीं रह रहे, कहीं मूव नहीं हो रहे, मतलब फ्लो नहीं हो रहे, अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट हो रहे। अगर मैं ये डीसी की स्विच चालू करूँ, ये स्विच चालू करूँ, तो अभी करंट देखो, ये इलेक्ट्रॉन से वो ऐसे फ्लो हो रहे हैं, बराबर। एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और एक ही वेलोसिटी से हो रहे, मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बराबर। और अभी एसी की बात करें तो एसी में क्या होगा, तो जैसे ही मैंने एसी स्विच ओपन की तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे, बराबर। मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है टाइम के साथ और उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये दो फर्क है डीसी में और एसी में, ओके। डायरेक्ट करंट, current that always flows in one direction only is called direct current. The current we get from battery is direct current. जो मैंने आपको कहा, alternating current क्या है, current that reverses its direction periodically is called alternating current. एक particular period के बाद direction change हो जाती है, okay. Most पावर स्टेशन इन आवर कंट्री प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। जितने पावर स्टेशन है जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है मोस्टली क्या है, एसी जनरेटर से, सब एसी करंट प्रोड्यूस करते हैं। एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकेंड। देखो ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए, ओके। एसी करंट होता है जो हमारी कंट्री में एसी करंट है, उसमें 1/100 सेकेंड पे करंट चेंज होता है, मतलब 0.01 सेकेंड में करंट ऑलवेज चेंज होता रहता है, बराबर। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज, ओके। अगर आपको पूछे कि कितने टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है इंडिया में, तो 1/100, ओके। और अगर आपको अमेरिका में पूछे तो अमेरिका में ये वैल्यू आती है 1/120, ओके। अमेरिका में 1/120 सेकेंड आता है, ओके। अमेरिका में फ्रीक्वेंसी क्या है, 60 हर्ट्स है अमेरिका में, और इंडिया में है 50 हर्ट्स, याद रखना है आपको, ओके। डायरेक्ट करंट है ऑलवेज टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। 0.01 सेकेंड पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बराबर। एडवांटेज क्या है एसी का, तो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ओके। एसी को लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंचाने के लिए इजी रहता है क्योंकि उसमें एनर्जी का लॉस कम होता है। डीसी में एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है एक लिमिट तक, कोई लिमिट के बाद डीसी में ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती है। चलो अभी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखो। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, बराबर, बहुत बार पूछा गया है ये। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये डायग्राम में क्या क्या हमने रखा है देखो, एक तो है फ्यूज़, मेन फ्यूज़, बराबर। फिर है इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फिर उसके बाद आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर ये सब जगह ये है सॉकेट, क्या है, सॉकेट, प्लग सॉकेट, बराबर, जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइप के वायर आ रहे हैं, ओके। कितने, 3 टाइप के वायर आ रहे हैं। एक तो रेड कलर का वायर है, एक ब्लैक कलर का वायर है, एक ग्रीन कलर का वायर है।
जो रेड कलर का वायर होता है उसको हम बोलेंगे लाइव वायर। क्या बोलेंगे? लाइव वायर या तो फेज वायर। ओके, जो रेड कलर का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लाइव वायर। ये जो ब्लैक कलर का है वो है न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर, बराबर। और जो ग्रीन कलर का है उसको हम बोलेंगे अर्थ वायर, अर्थ वायर, सेफ्टी के लिए होता है अर्थ वायर। ओके, रेड वायर उसमें करंट होता है, लेकिन ये ब्लैक वायर जो है अगर इंस्ट्रूमेंट बंद है तो उसमें करंट होता नहीं है। ओके, अगर स्विच क्लोज है तो ये न्यूट्रल में करंट होता नहीं है। स्विच ऑफ है तो न्यूट्रल में करंट नहीं होता, स्विच ऑन होगी तो न्यूट्रल में भी करंट होगा। लाइव वायर में करंट होता है। ओके, देखो अभी कनेक्शन आपको ये कैसे याद रखना है, तो फ्यूज, स्विच, ये सब किसको मिलता है? लाइव वायर को। करंट है किस में? तो लाइव वायर में। तो फ्यूज और स्विच कहाँ पे रखनी चाहिए? लाइव वायर में। ओके, तो जो फ्यूज है वो हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है? लाइव वायर में। फिर उसके बाद मीटर, तो मीटर में कौन कौन से टर्मिनल जाएंगे? तो ये दो तो जाने ही चाहिए, कौन से? लाइव और न्यूट्रल। ये अर्थ वाला नहीं जाता, लेकिन कोई कोई मीटर होता है जिसमें टर्मिनल रखते, तो आप यहाँ पे ये ग्रीन वायर को मीटर में एंटर करो या ना करो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ये वायर को कनेक्ट नहीं किया मीटर के साथ अर्थ वायर को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर में दो वायर ही जाने चाहिए, कौन कौन से? लाइव और न्यूट्रल। और लाइव में बीच में क्या आना चाहिए? फ्यूज। फिर मीटर के बाहर कौन से वायर निकलेंगे? वही लाइव और न्यूट्रल, बराबर। डायरेक्ट जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से क्या होगा? फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर। आपके घर में भी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जहाँ पे हमने MCBs रखी होती है, बराबर। तो वो MCBs सब अलग अलग रूम की होती है, आप वो भी देखना। ओके, तो सब जगह पे अलग अलग रूम में ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एनर्जी हम डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि एक रूम है, उसमें ऐसे 4 प्लग है, तो सब प्लग के साथ हमने क्या ज्वाइन कर दिया है? लाइव वायर। और सबके साथ ऐसे हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया है। और सभी प्लग के साथ जो ऊपर का ये टर्मिनल होता है उसके साथ हमने क्या कनेक्ट किया है? अर्थ वायर, बराबर। तो ऐसे आपको ये सर्किट ड्रॉ करनी है। ओके, फिर ये डिस्क्रिप्शन, इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाइड थ्रू मेंस। ये जो 2 वायर है उसको बोलेंगे हम मेंस। उसमें 2 वायर होते हैं, वन इज लाइव वायर, पॉजिटिव वायर, लाइव वायर रेड कलर का होगा, और अदर वायर जो है जो ब्लैक कलर का है वो न्यूट्रल वायर है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर, ये दोनों वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? 220 वोल्ट, बराबर। 220 वोल्ट होता है। अर्थ वायर विथ ग्रीन, ये जो ग्रीन कलर का है वो अर्थ वायर है, वो किससे कनेक्ट होता है? कनेक्टेड टू मेटल प्लेट केप्ट इन ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर हमने मेटल की प्लेट रखी होगी, ग्राउंड के अंदर मेटल की प्लेट होगी, और उसके साथ ये ग्रीन कलर का जो वायर है वो कनेक्ट होता है। 2 सेपरेट सर्किट आर यूज्ड, 2 सर्किट हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे घर पे हेवी होते हैं, कोई कोई लाइट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हेवी इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा? तो उसमें आएगा वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC, हीटर, फिर बहुत सारे ऐसे जो बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ओके, बहुत सारे होते हैं, कितना बोलूँ, तो सब किस में हो गए? 15 एम्पियर। बड़ा उसके लिए सॉकेट होगा, वो 15 एम्पियर का सॉकेट होगा। और छोटे छोटे जिसमें हमें मोबाइल चार्ज करना है या फिर लाइट चलानी है, ओके,
जिससे लैपटॉप चार्ज करना है, जिससे टीवी चलाना है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए छोटा सॉकेट होता है 5 एम्पियर का। तो दो सर्किट होती है, एक 15 एम्पियर की, एक 5 एम्पियर की। 15 एम्पियर के लिए तो हैवी लोडेड इंस्ट्रूमेंट हम कनेक्ट करते हैं, और जो 5 एम्पियर का है उससे हम लाइट लोडेड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बराबर। 15 एम्पियर के लिए गीज़र, एयर कंडीशनर सब यूज़ होता है। 5 एम्पियर के लिए फैन, बल्ब, ऐसा सब हम यूज़ करते हैं। डिफरेंट अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जितना कनेक्शन होता है सब कैसा होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। पैरेलल कनेक्शन, देखो यहाँ पे सीरीज कनेक्शन नहीं होता, ओके। कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल। उसका रीज़न क्या है कि अगर सीरीज कनेक्शन रखेंगे तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट बंद होगा, सब बंद हो जाएगा। पहली ये गड़बड़ होगी, फिर दूसरी गड़बड़ क्या होगी कि सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर तीसरा डिसएडवांटेज क्या है, तो मान लो कि कोई इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादा करंट खींच रहा है और उसके साथ हमने कोई लाइट इंस्ट्रूमेंट रखा है, तो वह लाइट इंस्ट्रूमेंट में से ज़्यादा करंट पास होगा तो वो डैमेज हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, बराबर, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो ये सब उसके डिसएडवांटेज है, इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, सीरीज नहीं करते हैं, बराबर। Appliances having metallic body like इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर, ये सब अप्लायंसेस है उसकी बॉडी मेटल की होती है, तो वो मेटल की बॉडी से हमें शॉक ना लगे उसकी वजह से हमने सेफ्टी के लिए ये अर्थ वायर कनेक्ट किया होता है, बराबर। तो ये मेटेलिक बॉडी को हम कनेक्ट करते हैं अर्थ वायर से, और जो भी लीकेज करंट आता है वो मेटेलिक बॉडी के ऊपर करंट आएगा, वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, अर्थ में जाएगा, हमें कोई शॉक लगेगा नहीं, ओके। चलो अभी एक क्वेश्चन है, नेम टू सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन सर्किट एंड अप्लायंसेस। दो सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो एक यूज करते हैं फ्यूज, फिर अर्थिंग, ये सब सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। फिर बहुत सारा होता है, एमसीबी होती है, ईएलसीबी होती है, बराबर। लेकिन ये तो चलो अभी आप सिर्फ ये दो लिखोगे तो भी चलेगा, ये तो सब नया है, यूज़ तो करते हैं, आपको बहुत पता भी होगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये एमसीबी और ईएलसीबी के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, बराबर। फ्यूज और अर्थिंग। फ्यूज का वर्किंग कैसे होता है, तो फ्यूज में देखो बच्चों एक वायर होता है, ओके। फ्यूज के अंदर क्या होता है, एक फ्यूज वायर होता है, और ये वायर जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो जब यहाँ पे करंट ज़्यादा पास होगा तो आपको पता है कि करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है I2R के हिसाब से, बराबर। और वो हीट की वजह से अगर यहाँ पे करंट ज़्यादा पास हो रहा है तो I2R के हिसाब से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फ्यूज़ है वो बर्न हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि फ्यूज़ है वो बर्न हो गया, बराबर, मेल्ट हो गया है, ओके। तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ऐसे फ्यूज़ वर्क करता है, ओके। लिखा है वही, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। इट इज़ अ वायर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये याद रखना है आपको। जो फ्यूज वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो अगर ज़्यादा करंट पास होगा तो ज़्यादा हीट की वजह से और लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये जो फ्यूज वायर है वो क्या कहते हैं,
मेल्ट हो जाएगा. ओके, इफ excess current flows through circuit, the fuse wire melts and breaks the circuit. Fuse wire is made of metal or alloy. फ्यूज वायर किस में से बनता है, मेटल से या एलॉय से. एलॉय कौन कौन सी, एलॉय ऑफ मेटल्स लाइक लेड, टीन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ये सब मेटल की एलॉय में से फ्यूज वायर बनता है. फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर. ओके, फ्यूज को हम लाइव वायर के साथ ही सीरीज में रखते हैं, न्यूट्रल के साथ नहीं. क्यों, क्योंकि करंट लाइव वायर में आता है पहले, इसलिए. अर्थ वायर क्या है, तो अर्थिंग मैंने आपको समझाया वही है. ओके, एक मेटल की प्लेट होगी, उसको एक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया होगा और कनेक्शन बने उतना रेजिस्टेंस कम रहे ऐसा हम करेंगे. और ये जो वायर है वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट की बॉडी मेटल की है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थिंग. अर्थिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच द इंस्टेंटेनियस डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टेक प्लेस बाय ट्रांसफरिंग चार्ज डायरेक्टली टू अर्थ थ्रू लो रेजिस्टेंस वायर. बराबर, लो रेजिस्टेंस वायर से जो भी डिस्चार्ज हो रहा है मेटल बॉडी के ऊपर, या तो लाइटनिंग ऐसे आ रही है तो पूरी सब क्या होगी, अर्थ में चली जाएगी. लो रेजिस्टेंस पाथ देने के लिए ये अर्थिंग हम करते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो. ओके, ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग मतलब क्या, तो हमने बहुत सारे लोड कनेक्ट कर दिए छोटी सी जगह पे. बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग. अगर वायर हमने रखा है कि जो सिर्फ 5 एम्पियर ही खींच सकता है और उससे हम 10 एम्पियर खींच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम ओवरलोडिंग बोलेंगे. बराबर, ओवरलोडिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग वोल्टेज. अगर वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा तो ओवरलोड हो गया, ऐसा बोल सकते हैं. इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट, अगर लाइव और न्यूट्रल दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाए तो बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस होगा ही नहीं तो करंट क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, नियर टू इनफाइनाइट हो जाएगा. बराबर, तो उसको भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग बोलेंगे. इफ टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन ए सिंगल सॉकेट, सिंगल सॉकेट में बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हमने कनेक्ट कर दिए हैं. बराबर, इट रिजल्ट्स इन ओवरहीटिंग. अगर ओवरलोडिंग हुआ तो क्या होगा, करंट ज़्यादा है, ओवरहीटिंग होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वायर में, एंड कैन कॉज डैमेज टू द सर्किट एंड अप्लायंसेस. उससे सर्किट और अप्लायंसेस को डैमेज होती है. ओके, चलो नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट मतलब क्या, ये न्यूट्रल और फेज, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, दोनों वायर कांटेक्ट में आ गए, बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस 0 है, मतलब करंट इनफाइनाइट, बहुत सारा करंट ऐसे पास होगा तो उसकी वजह से ये स्पार्क होगा. ओके, और इसकी वजह से फायर होने के भी चांसेस रहते हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से. बराबर, short circuit is caused when the live wire and neutral wire comes in contact and the current suddenly increases to circuit. It causes spark, fire and damages to appliances and circuit. Okay, चलो तो इतना था ये चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर था. मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि सब ये एक लेक्चर में कवर कर दूँ. ओके, तो अभी अगर कुछ डाउट रह जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे. ओके, मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.